हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। यह इमरजेंसी उस टाइम के प्रेसिडेंट फरूकुद्दीन अली अहमद द्वारा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के एडवाइस पे आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टरबेंसेस के कारण इमरजेंसी की घोषणा की थी और भारतीय इतिहास में इसे एक काला दिन के रूप में माना गया था, क्योंकि इस पीरियड में फंडामेंटल राइट्स पर सस्पेंशन और साथ में मीडिया पर स्टेट सेंसरशिप और नागरिक स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत अगर देश की सुरक्षा युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण खतरे में है तो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। और 1975 की इमरजेंसी पहली बार नहीं थी जब देश में इमरजेंसी घोषित किया गया था। इससे पहले 1962 में इंडिया चाइना वार के टाइम भी इमरजेंसी लगाया गया था और फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार के टाइम भी इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। लेकिन 1975 की इमरजेंसी बाकी सारे इमरजेंसी से बहुत अलग थी, क्योंकि ये किसी एक इवेंट का परिणाम नहीं था। इसको लागू करने के पीछे कई सारे इवेंट्स शामिल थे और इन सारे इवेंट्स की शुरुआत होती है 1969 से, जब पीएम इंदिरा गांधी 14 नेशनल बैंक्स को नेशनलाइज करने का निर्णय लेती है। यानी अब प्राइवेट बैंक्स की ओनरशिप सरकार के हाथ आने वाली होती है और इसलिए जे.आर.डी. टाटा जैसे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स इसके सपोर्ट में नहीं होते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी के मालिक या शेयर होल्डर हैं और आपको पता चले कि वही प्राइवेट कंपनी कल सरकार के हाथ में चली जाएगी, यानी आपके सारे पैसे गायब, तो जाहिर सी बात है आप इस डिसीजन का अपोज तो करेंगे ही। दरअसल इंदिरा गांधी के 14 बैंकों को नेशनलाइज करने के इस डिसीजन के पीछे दो कारण होते हैं। पहला, ये प्राइवेट बैंक्स अनप्रिडिक्टेबल तरीकों से काम करते थे, जिसके कारण 1947 से 1955 की पीरियड में देश भर में 361 निजी बैंक विफल हुए, यानी प्रति वर्ष औसतन 40 से अधिक बैंक। अक्सर इसके परिणाम स्वरूप जमाकर्ताओं को अपना सारा पैसा खोना पड़ता था, क्योंकि उन्हें उनके संबंधित बैंकों द्वारा कोई गारंटी नहीं दी जाती थी। दूसरा, इस डिसीजन को लागू करने से देश के गरीब वर्ग, छोटे किसान और आम जनता को भी फायदा मिलेगा, जो प्राइवेट बैंक्स नहीं कर सकती थी। इसलिए 18 जुलाई 1969 को सरकार डिसाइड करती है कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा। लेकिन सरकार को जब पता चलता है कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाली है और 20 जुलाई को प्रेसिडेंट अपना ऑफिस छोड़ने वाले हैं, इसलिए जल्दी से ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट किया जाता है और प्रेसिडेंट के ऑफिस छोड़ने से पहले ही रातों रात इसे प्रेसिडेंट से साइन कराया जाता है, जिससे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक जैसे बैंक्स नेशनलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण शेयर होल्डर्स और प्राइवेट बैंक ऑनर्स इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उनमें से ही एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर आर.सी. कूपर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं इस डिसीजन को लेकर, और इसका फायदा भी होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे डिस्क्रिमिनेटरी और अनफेयर बताया जाता है और इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगले ही साल सरकार द्वारा एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर देती है और 14 प्राइवेट बैंक्स नेशनलाइज हो जाते हैं। दूसरा इवेंट है प्रिवी पर्स एबोलिशन बिल 1971। दरअसल 1947 में जब देश आजाद हुआ तब देश के साथ जुड़ने वाले सारे प्रिंसली स्टेट्स के रॉयल फैमिली को एक पेमेंट की गारंटी दी गई थी। लेकिन 1971 में सरकार इससे पीछे हट गई, क्योंकि इससे सरकार का घाटा भी हो रहा था और साथ में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लंघन भी। इसलिए इस स्पेशल प्रिविलेज को हटाने के लिए सरकार द्वारा 1971 में एक प्रिवी पर्स एबोलिशन बिल पास किया जाता है। लेकिन इस बिल को राज्यसभा में रिजेक्ट कर दिया जाता है, पर फिर भी इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटती और एक नया प्रोक्लेमेशन लाया जाता है, जिसके तहत प्रिंसली स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर दिया जाता है, यानी प्रिंसली स्टेट्स को मान्यता ही नहीं मिलती है और प्रिवी पर्स का जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन जल्दी ही ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है और वो इस प्रोक्लेमेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। लेकिन जल्दी ही सरकार द्वारा फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है, जिसमें साफ कहा गया है कि प्रिवी पर्स को हटा दिया जाएगा फॉर्मर रूलिंग फैमिलीज के लिए,
और इस तरह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया जाता है। अब इन सब कामों से इंदिरा गांधी लोगों के दिलों में जगह बना लेती हैं। साथ में 1971 का इलेक्शन भी जीत जाती हैं। इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल कैरियर अब पीक पे रहती है, क्योंकि उन्हें इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। लेकिन अभी इंदिरा गांधी के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई होती हैं। पूरे देश में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध राजनीतिक अशांति फैलने लगती है इन्फ्लेशन को लेकर। यानी हमारा तीसरा इवेंट है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। देश में महंगाई बढ़ रही होती है। 1973 ऑयल क्राइसिस के चलते देश के फूड प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर पे काफी इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के चलते लोग प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर देते हैं। चौथा इवेंट है करप्शन। 1974 के टाइम गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे चिमन भाई पटेल, जिनको चिमन चोर करके बुलाया जाने लगा जब उनका एक बड़ा घोटाला लोगों के बीच सामने आया, जिसको लेकर गुजरात के नागरिक और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे और इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया नवनिर्माण आंदोलन। उस टाइम गुजरात के जनता का डिमांड होता है कि गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इसलिए ना चाहकर भी इंदिरा गांधी को गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ता है। अब पांचवा इवेंट है 1974। सोशल एक्टिविस्ट जेपी नारायण, जो एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, इन्होंने भी कांग्रेस के करप्शन पर सवाल उठाने शुरू किए और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगने की मंशा से जेपी नारायण ने दिल्ली में एक विशाल रैली में 25 जून से लगभग एक सप्ताह के लिए सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा उसी साल एक और लीडर जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं, रेलवे के वर्कर्स को बेटर कंडीशन और बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। और पूरा देश अलग अलग नारों से गूंजना शुरू कर देता है, जैसे कि पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। पूरे देश में ऐसे नारों से प्रोटेस्ट हो रहा होता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, बड़ी मुश्किल तो अब शुरू होती है जब इंदिरा गांधी पे सुप्रीम कोर्ट में कई सारे चार्जेस फाइल किए जाते हैं, जिनमें से एक फाइल किया जाता है भारतीय लोक लीडर राजनारायण द्वारा 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनावी भ्रष्टाचार को लेकर, जिसमें इंदिरा गांधी दोषी पाई जाती हैं और उन्हें 6 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया जाता है। साथ में 1971 के लोकसभा चुनाव में यूपी के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से उनका चुनाव रद्द कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं और प्रधानमंत्री पद पर बनी रहती हैं। हालांकि जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन को तेज कर देते हैं और 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान करते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि उस टाइम पर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं रेलवे वर्कर्स को लेकर तो कहीं महंगाई को लेकर। पूरे देश में जैसे अशांति से फैल गई है। तो जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट 3 कारणों से इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। पहला युद्ध यानी वार, दूसरा बाहरी आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो पहले की 2 इमरजेंसीज 1962 और 1971 की इमरजेंसी को वार के कारण डिक्लेयर किया गया था, लेकिन 1975 की इमरजेंसी को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस यानी आंतरिक अशांति के रीजन को लेकर डिक्लेयर किया गया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी उस टाइम के प्रेसिडेंट फरूकुद्दीन अली अहमद को एक रिटन नोट लिखती हैं और रिक्वेस्ट करती है कि देश के इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को देखते हुए वो इमरजेंसी लगा दे, और वो ऐसा कर भी देते हैं। और देखते ही देखते देश में इमरजेंसी के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी होती है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं या आवाज उठा रहे थे। इसी बीच देश में संजय गांधी द्वारा एक और प्रोग्राम लॉन्च होता है, नसबंदी यानी मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। ये एक बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होता है जिसमें सरकार फोर्सफुली कुछ आदमी को अनसेफ तरीके से स्टेरिलाइज करती है। 21 मार्च 1977 को आखिरकार इमरजेंसी को हटा दिया जाता है। इमरजेंसी के हटने के बाद दोबारा लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी हार जाती हैं और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टी सत्ता में आती है। वैसे ये सरकार ज्यादा दिनों तक सत्ता में बनी नहीं रह पाती है और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीत जाती है। तो ये हुआ 1975 की इमरजेंसी का लेखा जोखा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।